रैंक अप स्टडी के इस जीरो टू हीरो अलंकार मास्टर क्लास में सभी छात्रों का और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी कोशिश है कि आज का हमारा ये जो मिशन है वो बिल्कुल स्पष्ट रहे। इस विस्तृत और बहुत ही गहन चर्चा में हम अलंकार को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य ये है कि इस मास्टर क्लास के बाद किसी भी परीक्षा में अलंकार से जुड़ा कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसे महज कुछ ही सेकंड में हल किया जा सके। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, रटना तो बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम नियमों के पीछे के विज्ञान और कुछ बेहद सटीक निंजा ट्रिक्स पर भी बात करेंगे। मेरा मानना है कि अलंकार सिर्फ व्याकरण का एक उबाऊ विषय नहीं है। यह भाषा के उस जादू की तरह है जिसका इस्तेमाल कवि सदियों से हमारे दिमाग को प्रभावित करने के लिए करते आ रहे हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये अलंकार है क्या। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये शब्द मुख्य रूप से दो शब्दों की संधि से बना है, अलम और कार। यहाँ अलम का सीधा सा अर्थ होता है आभूषण या फिर सजावट। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है प्राचीन विद्वान आचार्य दंडी का वो प्रसिद्ध श्लोक। ये श्लोक इस पूरे विषय की नींव रखता है। उन्होंने कहा था, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचख्यति। इसका बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल, बहुत गहरा अर्थ है इसका। हाँ, जिस प्रकार आभूषण किसी नारी के प्राकृतिक सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो तत्व या शब्द कविता की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें ही अलंकार कहते हैं। सोचिए जरा, अगर कविता एक शरीर है तो अलंकार उसके गहने हैं। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक तुलना है। और इसी सुंदरता को नापने के लिए मेरा मतलब है इसे समझने के लिए हमें अलंकार के 4 अनिवार्य अंगों को समझना होगा। इन्हें हम द 4 पिलर्स कह सकते हैं। ये पूरा मास्टर क्लास इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका है जी। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जी। पहला पिलर है उपमेय। उपमेय का मतलब है वह प्रस्तुत वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है, जो हमारे सामने मौजूद है। जैसे अगर किसी के चेहरे की बात हो रही है और हम कहें मुख, तो मुख यहाँ उपमेय है। और इसी से जुड़ता है हमारा दूसरा पिलर, उपमान। यह वह अप्रस्तुत या बेहद प्रसिद्ध वस्तु है जिससे तुलना की जाती है। आमतौर पर उपमान प्रकृति की कोई बहुत ही श्रेष्ठ या जानी मानी चीज होती है। जैसे चंद्रमा। एकदम सही। जैसे मुख की तुलना अगर चंद्रमा से की जाए तो चंद्रमा यहाँ उपमान होगा। मानव मस्तिष्क को किसी नई या साधारण चीज की अहमियत समझने के लिए हमेशा एक आदर्श की जरूरत होती है और उपमान वही आदर्श है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जो है साधारण धर्म। ये वो गुण या स्वभाव है जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से मौजूद होता है। ये एक तरह का पुल है। जैसे अगर मुख और चंद्रमा दोनों सुंदर हैं तो वो सुंदरता उनका साधारण धर्म है। बिल्कुल। और चौथा और अंतिम पिलर है वाचक शब्द। ये वे शब्द हैं जो उस समानता को भाषा में प्रकट करते हैं। ये एक तरह के साइन बोर्ड होते हैं, जैसे सा, सी, से, समान, सरिस। तो जब ये कहा जाता है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो ये वाक्य इन चारों पिलर से मिलकर एक पूर्ण चित्र खड़ा कर देता है। बिना इन पिलर्स के तुलना अधूरी रह जाती है। जी हाँ। अब इन 4 पिलर्स को समझने के बाद अलंकार के वर्गीकरण को समझना आसान हो जाता है। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, जहाँ काव्य में चमत्कार केवल शब्दों के बाहरी आवरण के कारण होता है। अगर हम उस विशिष्ट शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची रख दें तो वो काव्यात्मक सुंदरता तुरंत खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ काव्य की सुंदरता शब्दों के बाहरी रूप पर नहीं बल्कि उनके गहरे अर्थ पर निर्भर करती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अगर आप शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची भी रख दें तो भी अर्थ वही रहने के कारण अलंकार और उसका सौंदर्य जस का तस बना रहता है। ये अर्थ की गहराई का खेल है। और तीसरा होता है उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों का ही समान रूप से महत्व होता है। खैर, अब हम शब्दालंकार की इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। इसके 3 मुख्य प्रकारों अनुप्रास, यमक और श्लेष को समझना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को लेते हैं। इसका नियम बहुत सीधा है। जहां एक ही वर्ण
मतलब एक ही अक्षर की लगातार आवृत्ति हो। इसे एक ड्रम बीट की तरह सोच सकते हैं। जैसे कि वो प्रसिद्ध पंक्ति है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। बिल्कुल। यमुना नदी के किनारे तमाल के पेड़ों का दृश्य है, लेकिन यहां ध्यान से सुने तो त वर्ण बार बार आ रहा है। तरणी में त, तनुजा में त, तट में त। ये जो लड़ी लगी है, ये भाषा में एक रिदम पैदा करती है। यही अनुप्रास है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अब अनुप्रास के उपभेद भी गहराई से पूछे जाने लगे हैं। इसका पहला उपभेद है छेकानुप्रास। इसमें एक वर्ण केवल एक ही बार दोहराया जाता है, मतलब जोड़े में आता है, जैसे बंदऊ गुरुपद पदुम परागा। हाँ, यहाँ प और द वर्णों की सिर्फ एक बार आवृत्ति हुई है। सही कहा। और दूसरा उपभेद है वृत्त्यानुप्रास, जहां एक वर्ण अनेक बार आए और एक पूरा चक्र बना दे। जैसे अभी जो उदाहरण देखा, तरणी तनुजा तट तमाल। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका तीसरा उपभेद, लाटानुप्रास। ये मनोविज्ञान का बेहतरीन नमूना है। यहाँ किसी एक वर्ण या शब्द की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे वाक्य की आवृत्ति होती है। वाक्य ही दोहरा दिया जाता है। जी, शब्द वही रहते हैं, अर्थ भी वही रहता है, बस वाक्य का जो तात्पर्य है, जो इंटेंट है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। इसका उदाहरण तो बहुत ही शानदार है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। यहाँ पूरी पंक्ति जस की तस दोहराई गई है, लेकिन तात्पर्य में कितना गहरा अंतर है। बिल्कुल। अगर पुत्र कपूत यानी बुरा निकल गया, तो उसके लिए धन क्यों जमा करना, वो तो बर्बाद कर देगा। और अगर पुत्र सपूत यानी अच्छा है, तो भी धन क्यों जमा करना, वो तो अपनी मेहनत से खुद ही खड़ा कर लेगा सब कुछ। शब्द वही है, लेकिन तात्पर्य बदल गया। यही तो कवियों की असली कला है। अब इसी कला के अगले स्तर पर चलते हैं, यमक अलंकार। यहां से हमारी ट्रिक्स का सिलसिला शुरू होता है। यमक की निंजा ट्रिक का एक सीधा सा फॉर्मूला है, शब्द रिपीट और अर्थ अलग बराबर यमक। यानी एक ही शब्द दो बार आए, जैसे जुड़वा भाई हों, दिखते एक जैसे हों, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हो। जी हाँ, परीक्षाओं का सबसे फेवरेट उदाहरण ले लीजिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाखाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है। देखने में दोनों बिल्कुल समान है, लेकिन पहले कनक का अर्थ है सोना या संपत्ति और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, जो कि एक नशीला पौधा होता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो कवि की समझ है। धतूरे को तो खाने के बाद इंसान पागल होता है, लेकिन सोने का नशा तो ऐसा है कि उसे पाने मात्र से ही इंसान पागल हो जाता है। एक और बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण मैंने देखा है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द रिपीट हुआ है। बिल्कुल। पहली घटा का अर्थ है आसमान में छाए काले बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। शब्द एक, अर्थ अलग। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपका हुआ या मिल जाना। इसका सूत्र बहुत सरल है, एक शब्द और अनेक अर्थ। यानी शब्द तो कविता में एक ही बार आएगा, लेकिन उसके अंदर कई अर्थ चिपके होंगे। इसका सबसे विस्तृत उदाहरण कवि रहीम दास जी का है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में जो पानी शब्द है वो दिखने में साधारण है, लेकिन उसके 3 अलग अलग गहरे अर्थ हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। पहला अर्थ मोती के संदर्भ में है। मोती के लिए पानी का मतलब है उसकी चमक। चमक गई तो वो सिर्फ एक पत्थर है। दूसरा अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जहां पानी का मतलब है सम्मान या इज्जत। और तीसरा अर्थ चून यानी चूने या आटे के संदर्भ में है, जहां पानी का साधारण अर्थ जल ही है। चूने में जल ना हो तो सफेदी नहीं आती। एक अकेला शब्द पानी और उसमें चिपके 3 गहरे अर्थ। छात्रों को अक्सर यमक और श्लेष में बहुत दुविधा होती है, तो इसका तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि यमक में शब्द बार बार आता है और हर बार अपना एक नया अर्थ लेकर आता है। वर्ड रिपीट, डिफरेंट मीनिंग। जबकि श्लेष में शब्द केवल एक बार ही आता है, वो अकेला है, लेकिन उसी से कई अर्थ निकलते हैं। सिंगल वर्ड, मल्टीपल मीनिंग्स। बहुत ही स्पष्ट है। शब्दालंकार की दुनिया से निकलकर अब हम उस खंड में प्रवेश कर रहे हैं जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थालंकार। जी, यहाँ चमत्कार ध्वनि में नहीं बल्कि अर्थ की गहराई में छिपा होता है। इसमें हम उपमा,
रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति को डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं अर्थालंकार के राजा से, उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जहां दो भिन्न वस्तुओं में उनके रूप या गुण के आधार पर समानता बताई जाए। यहाँ छात्रों को शुरुआत में जो हमने 4 पिलर समझे थे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, उन्हें याद कर लेना चाहिए। वे यहाँ बहुत काम आएंगे। बिल्कुल। और उपमा अलंकार को सेकंडों में पहचानने की निंजा ट्रिक बहुत असरदार है। अगर परीक्षा में किसी भी काव्य पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस, समान या ज्यों जैसे वाचक शब्द दिख जाएं, तो वहां बिना किसी संशय के उपमा अलंकार होगा। चलिए इस ट्रिक को एक क्लासिक उदाहरण पर लागू करते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस पंक्ति का अगर पूरा ऑपरेशन करें तो यहाँ मन क्या है? मन वो प्रस्तुत वस्तु है जिसकी तुलना हो रही है, यानी ये उपमेय है। पीपर पात यानी पीपल का पत्ता वो प्रसिद्ध वस्तु है जिससे तुलना हो रही है, तो ये उपमान हुआ। और सिरिस वो जादुई वाचक शब्द है। अंत में डोला यानी कांपना, वो क्रिया है जो दोनों में समान रूप से हो रही है, तो ये साधारण धर्म है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है पीपल के पत्ते का चुनाव। वो क्यों? क्योंकि पीपल का पत्ता बिना हवा के भी कांपता रहता है और इंसान का मन भी बिना किसी ठोस कारण के चिंता में डोलता रहता है। क्या बात है! ये मानव मनोविज्ञान का बहुत सटीक चित्रण है। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अनुप्रास यानी वर्ण की पुनरावृत्ति, यमक यानी शब्द का जोड़ा लेकिन अलग अर्थ, श्लेष यानी एक शब्द में कई अर्थ, और उपमा यानी स्पष्ट तुलना जहां सा, सी जैसे शब्द मौजूद हों। बेहतरीन रिकैप। अब समझते हैं रूपक अलंकार को। इसकी परिभाषा है अभेद आरोप, जहां उपमेय और उपमान के बीच का अंतर पूरी तरह मिट जाए और दोनों को एक ही मान लिया जाए। इसकी निंजा ट्रिक ये है कि इसमें तुलनात्मक वाचक शब्द पूरी तरह गायब रहते हैं और शब्दों के बीच अक्सर योजक चिन्ह यानी हाइफन लगा होता है। हाँ, रूपक के उदाहरण भावनाओं के चरम को दर्शाते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय। यहाँ ईश्वर के चरणों को कमल के समान नहीं बताया गया, बल्कि चरणों को ही सीधे कमल मान लिया गया है। बाल मनोविज्ञान का भी एक खूबसूरत उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। बिल्कुल, एक जिद्दी बच्चे को चांद के जैसा खिलौना नहीं चाहिए, उसे तो वो चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। उपमा और रूपक का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर कहा जाए मुख चंद्रमा सा है तो ये उपमा है, एक दूरी है, तुलना है। लेकिन अगर कहा जाए मुख चंद्रमा है तो ये रूपक है, दूरी शून्य हो गई। एकदम सही। अब आगे बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। रूपक में तो दोनों एक हो गए, लेकिन जहां उपमेय में उपमान की एक संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा होता है। इसके जादुई शब्द हैं मानो, जानो, मनु, जनु, निश्चय। इसका काव्य उदाहरण किसी पेंटिंग से कम नहीं है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों को देखकर ऐसी कल्पना की जा रही है मानो नीलम मणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। पंक्ति में मनो शब्द आते ही उत्प्रेक्षा की पहचान हो जाती है। जी, अब हम एडवांस लेवल के अलंकारों की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले है अतिशयोक्ति अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है, किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहना कि वो भौतिक विज्ञान के नियमों के पार चली जाए। हाँ, आज के डिजिटल युग में जिसे हम क्लिकबेट कहते हैं, अतिशयोक्ति प्राचीन कविता का क्लिकबेट ही है। पहला उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई थी कि उससे पहले ही सारी लंका जल गई। और दूसरा है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के विचार करने से पहले ही घोड़ा नदी पार कर गया। अद्भुत। अगला है मानवीकरण अलंकार। जब निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति की चीजों पर मानवीय भावनाओं का आरोप लगाया जाए, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब बादल कोई दामाद तो है नहीं जो सज धज कराएंगे, लेकिन यहाँ बादलों का वर्णन इंसानों की तरह किया गया है। और अब आते हैं परीक्षाओं के सबसे उलझाने वाले कॉन्सेप्ट पर,
भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। आसान भाषा में कहें तो पक्का भ्रम। इसका मशहूर उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक ये कौन है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। नायिका ने नाक में मोती पहना है जो लाल होठों की चमक से लाल दिख रहा है, और उसे देखकर एक तोते को पक्का भ्रम हो गया कि वो अनार का दाना है, और वो नायिका की सुंदर नाक को कोई दूसरा तोता समझ बैठा है। उसने उसे सच मान लिया। यहीं पर संदेह अलंकार से इसका अंतर समझना जरूरी है। संदेह अलंकार में भ्रम पक्का नहीं होता, बल्कि एक दुविधा बनी रहती है। जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि भ्रांतिमान में भ्रम पक्का हो जाता है, जैसे तोते ने फैसला कर लिया, लेकिन संदेह अलंकार में अंत तक ये तय ही नहीं हो पाता कि असलियत क्या है। दुविधा चलती रहती है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है विभावना अलंकार। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा दार्शनिक है, बिना कारण के ही कार्य का हो जाना। पंक्ति है, बिनु पद चले सुनहि बिनु काना, यानी बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना। जहां कारण है ही नहीं फिर भी परिणाम हो रहा है, वहां विभावना अलंकार होता है। अब हम मास्टर क्लास के उस चरण में पहुंच गए हैं जिसका सभी को इंतजार रहता है, द मास्टर रिविजन मैप और इंटरैक्टिव प्रैक्टिस। चलिए अर्थालंकार के 6 प्रकारों को तेजी से दोहराते हैं। जहां समानता हो, उपमा, जहां अभेद आरोप हो, रूपक, जहां कल्पना या संभावना हो, उत्प्रेक्षा, जहां बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो, अतिशयोक्ति, जहां पक्का भ्रम हो, भ्रांतिमान, और जहां अंतहीन दुविधा हो, संदेह। बहुत बढ़िया। अब अभ्यास सेट के जरिए इसे परखते हैं। मैं पंक्ति बोलूंगा और देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहला प्रश्न, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैं कौन सा अलंकार है? इसे तो हमने अभी डिकोड किया था। इसका उत्तर है रूपक। लॉजिक बहुत सीधा है। यहाँ चंद्रमा और खिलौना के बीच योजक चिन्ह है और कोई सासी वाचक शब्द नहीं है। शानदार। दूसरा प्रश्न, मुख मानो चंद्रमा है, मैं कौन सा अलंकार होगा? यहाँ निंजा ट्रिक काम आएगी। कीवर्ड मानो आ गया है। जहाँ मानो या जानो दिखे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। बिल्कुल। तीसरा प्रश्न थोड़ा अलग है। पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में सरिस शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सरिस वो शब्द है जो समानता को प्रकट कर रहा है। ये एक साइन बोर्ड है, इसलिए ये 4 पिलर्स में से वाचक शब्द है। एकदम सटीक। चौथा प्रश्न, बिनु पद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा है वहाँ विभावना अलंकार होता है। और आखिरी प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, माफ कीजिएगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, इसमें कौन सा अलंकार छिपा है? इस पूरी पंक्ति में आगे मनो नीलमणि सैल पर आता है और मनो शब्द देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि ये उत्प्रेक्षा है। इस बेहतरीन अभ्यास के बाद अब समय है पूरे मास्टर क्लास को महज कुछ सेकंड में समेटने का। हमारी 2 सेकंड निंजा ट्रिक टेबल। चलिए इसे एक लय में दोहराते हैं। अगर वर्ण की लगातार आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार। अगर शब्द रिपीट हो और हर बार अर्थ अलग निकले तो यमक अलंकार। अगर शब्द एक ही बार आए लेकिन प्रसंग के अनुसार अर्थ अनेक निकले तो श्लेष अलंकार। अगर वाक्य में सा, सी, से समान जैसे शब्द दिख जाएं तो उपमा अलंकार। अगर सा, सी गायब हो, योजक चिन्ह लगा हो और अभेद आरोप हो तो रूपक अलंकार। अगर मानो, जानो, मनु जैसे शब्द आएं तो उत्प्रेक्षा अलंकार। और अंत में जब वास्तविकता से बाहर जाकर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार। ये हुई ना बात। और इसी के साथ हम इस गहन चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ज्ञान का असली परीक्षण अभ्यास में है। इसलिए आज का होमवर्क एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण पंक्ति है। चरण धरत चिंता करत, सभी छात्रों को इसके आगे के हिस्से को खोजना है और सही अलंकार पहचान कर कमेंट बॉक्स में लॉजिक के साथ बताना है। साथ ही रैंक अप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपकी तैयारी को नई उड़ान मिल सके। इस मास्टर क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सोचने लायक विचार छोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज जो अलंकार हमने प्राचीन कविताओं में पढ़े, क्या वे सिर्फ किताबों तक ही सीमित हैं?
अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो हमारे रोजमर्रा के टीवी विज्ञापनों में, बॉलीवुड के गानों में और नेताओं के भाषणों में भी अनजाने में यमक, श्लेष और अतिशोक्ति का इस्तेमाल हर दिन होता है। ये बहुत ही गहरा विचार है। अगली बार रेडियो सुनते समय या कोई विज्ञापन देखते समय उसमें छिपे हुए अलंकार को डीकोड करने की कोशिश जरूर करें। सीखते रहें, डीकोड करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।